हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सी टेट की महामैराथन क्लास। सी टेट की महामैराथन क्लास यह एनसीईआरटी बुक की महामैराथन क्लास है और इसमें से आपको 8 से 12 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी 2005 इसमें से जो जो सवाल बनता है उन सवालों को देखेंगे। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है। कितने थीमों में? 6 थीमों में। वह थीम कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। वो हमारा थीम है, पहला परिवार, दूसरा मित्र, भोजन, पानी, आवास और यात्रा तथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये हमारे थीम हो गए। इन थीमों में से एक थीम आपको जरूर पूछेगी पेपर में। आगे देखते हैं मधुमक्खी को। यह हमारा मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फरनगर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल होते हैं मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। वह यह जो गांव है मुजफ्फरपुर का, वह गांव कौन सा है? बोचाहा गांव है। ठीक है। और यहाँ पे लीची के फूल या लीची के पेड़ ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़िए। देखिए, मधुमक्खी पालन को कहते हैं इंग्लिश में एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर। इसका जो पालन का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। इसको इसी समय पालना शुरू करते हैं। मधुमक्खी के अंडे देने का समय यही होता है, अक्टूबर से दिसंबर के समय वो अंडे देना शुरू करती हैं और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। लीची का फूल फरवरी में खिलते हैं। ये जो फूल होते हैं लीची के, यह फरवरी माह में खिलते हैं यानी फूलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। देखिए आगे। और छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह एक दिन भर में काम करके शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाश करती है। क्या करती है? वह एक तरह का नाश करती है और उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। आगे देखते हैं। वह रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी काम इन्हीं मधुमक्खियों का होता है। आगे देखते हैं। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। जो नर मक्खी होती है यह छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करती है और मधुमक्खी की जो डंक होता है उस डंक में एक मिलती एसिड, उसे कहते हैं क्या? फार्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड मिलता है। ये सब आप ध्यान रखिए और पेपर में यही पूछ रहा है। अब देखते हैं चींटियों के बारे में कि चींटियों का काम क्या है। चींटियाँ मिलजुल कर काम करती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। दीमक और ततैया यह दो ऐसे हैं, ये एक समूह में रहते हैं। दीमक और ततैया भी इन्हीं चींटियों के समूह में रहते हैं। दीमक और ततैया। ठीक है। आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे रेशम कीट के बारे में कि रेशम कीट क्या होता है। देखिए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर ये गंध से पहचान लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मच्छर के बारे में। मच्छर क्या है देखिए, शुरू करते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। किससे? पैरों के तलवे से और हमारे शरीर की गर्मी से ये हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। कहाँ देते हैं मच्छर? पानी में अंडे देते हैं। मच्छर से होने वाली बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एडीज बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। आगे देखते हैं। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं।
किस पानी में होते हैं? जो पानी कहीं रुका होता है उस वाले पानी में, या फिर वही पानी कहीं इकट्ठा हुआ पानी होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। आगे देखते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डाल दिया जाता है। क्या? तेल। तेल यानी जो तेल होता है उसको पानी में डाल देंगे तो मच्छर का जो प्रजनन होता है वो रुक जाता है। आगे देखते हैं। इससे पानी का जो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। अर्थात पानी में जब हम जब हम तेल डाल देंगे तो उसका जो पानी का पृष्ठ तनाव होता है कम हो जाएगा और जो मच्छर होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो वह उनके जो लार्वा नहीं बन पाएंगे और वह अपने आप मर जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हम पढ़ेंगे कुत्ता के बारे में। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते में के मलमूत्र की गंध से जान लेता है और उसके इलाके के बाहर का कुत्ता आया था, इसको भी वो जान जाएगा। कैसे जानेगा? वह मलमूत्र से वह उसको पहचान जाएगा कि वहाँ पे कौन सा कुत्ता किस गली का कुत्ता आया था। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं चूहा के बारे में। चूहा क्या है? चूहा को देखते हैं। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। अब देखते हैं उल्लू के बारे में। उल्लू क्या है? उल्लू अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चील, बाज और गिद्ध को। चील, बाज और गिद्ध हमसे ये 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। कितना गुना? 4 गुना। हम देखते हैं कलचीड़ी या इंडियन रोबेन को। कलचीड़ी यह चिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है और यह छोटे छोटे कीट खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। यह कलचीड़ी रोबिन की बात है। आगे देखते हैं कौवा के बारे में। कौवा की विशेषता क्या क्या है? कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर। और देखिए एक और बात है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। किसके घोंसले में? कौवे के घोंसले में। ध्यान दीजिएगा। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी क्या करता है? सेता है। अब देखते हैं फाख्ता। फाख्ता पक्षी क्या है? फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच में या मेहंदी के मेंड में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता एक पक्षी है। ये जो अपना घोंसला है यह कैक्टस जो नागफनी होती है उसकी झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती है। देखिए गौरैया की विशेषता क्या है? गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है और आंगन में, मड़ई में ये सब अपना घोंसला बनाती है गौरैया। हम देखते हैं बसंत गौरी को। बसंत गौरी एक ऐसी पक्षी, इसकी देखते हैं इसकी सारी विशेषताएं क्या क्या है। बसंत गौरी है गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है और उसी में रहती है। किसमें? बसंत गौरी यह पेड़ में रहती है, पेड़ के तने में। अब आगे आपका कबूतर। कबूतर की विशेषता क्या होती है? कबूतर पुराने मकान, खंडहर में घोंसला बनाता है। अब आगे आपका दर्जीन चिड़िया। दर्जीन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसमें एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। इसके बाद आपका आ गया शक्करखोरा। शक्करखोरा की विशेषता देखिए। शक्करखोरा एक ऐसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े से अपना को घोंसला बनाती है शक्करखोरा चिड़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर पक्षी, इसकी विशेषता क्या होती है? इसको देखते हैं। अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर उन घोंसलों को देखती है, फिर उसमें से जो घोंसला ज़्यादा पसंद आता है वह उसमें ही अंडे देती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। यह पक्षी की विशेषता होती है। आगे देखते हैं। इसमें एक और बात है कि घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं और पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। देखिए अधिकतर पक्षियों की आंखें
उनके सिर के दोनों तरफ होती है। एक पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, यानी उन पर उन पर नज़र डाल देते हैं। यह दो चीज़ों पे एक साथ नज़र डाल सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें सटी हुई होती है, घूमती नहीं हैं। देखिए, जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर जोर देती है, एक ही चीज़ पे नज़र डालती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती। ये हमेशा पूछता है कि पक्षियों की जो पुतली होती है घूमती है कि नहीं घूमती है, तो वह पुतली नहीं घूमती है। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आप आस-पास देखते हैं। पक्षी पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं, और उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन इनमें इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं, और पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। पक्षी के भी कान होते हैं, बहुत छोटे छोटे कान होते हैं जो बालों से ढके रहते हैं। अब आगे आपका विशाल हाथी की विशेषता देखेंगे। इसमें से ये आपको देखिए, हाथी क्या है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करती है। 3 महीने का हाथी का 2 किलो वजन होता है। हाथी का बच्चा होता है जो 3 महीने का, उसका वजन 2 कुंटल होता है, 200 किलो। ठीक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 1 कुंटल जो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करता है। ये हाथी की विशेषता होती हैं। अब देखो और कुछ बातें हैं। झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड का नेता होती है। इस झुंड में 10 या 12 हथिनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक की हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। ये सारी हाथी की विशेषता है। अब देखो सबसे आलसी जानवर स्लॉथ, इसके बारे में। स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटा सोता है, पेड़ से उल्टा लटक कर आराम करता है, और ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। तो इतना आलसी जानवर। जिस पेड़ पे देखिए, जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, और 40 वर्ष तक जीवित रहता है। यह सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है। यह 40 साल तक जीवित रहता है, और यह 40 साल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही अपना निवास करता है। देखिए, अब आ गया आपका खुखार जानवर बाघ की विशेषता क्या क्या है, इसको देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। और क्या विशेषता इसकी है? बाघ की पूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे कि उसके शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। और क्या इसकी विशेषता है? बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़कर और दूसरों को बाघ का इस गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। ये इसकी विशेषता होती है। और भी इसकी विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें हैं, उसको भी देखते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। क्या करता है? वह अपने मौके के अनुसार आवाज़ को बदलता रहता है। और क्या इसकी विशेषता है, उसको देखते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते हैं। और इसकी क्या विशेषता है? बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है कि वह क्या है। ठीक है, कोई शिकार है कि हवा है। अब आ गया आपका सबसे जहरीला सांप। अब हम सांपों की विशेषता देखेंगे कि सांपों की विशेषता क्या क्या है। देखिए, हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप हैं, वो भी जहरीले सांप पाए जाते हैं। इनके नाम नाग, करैत, दुबोइया तथा अकाई। इसको हम कहेंगे अफवाई भी देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इसकी विशेषता है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत
दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। जो सीरम नाम की दवा होती है यह सांपों के ही जहर से बनाई जाती है। आगे देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि निगल कर खाता है। क्या करता है? निगल लेता है। आगे देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। किसको? कंपन को। इसके कान नहीं होते हैं, यह कंपन या धमक को जानते हैं, उसी को पहचान के अपना काम कर चलते हैं। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जो लोग सांप पालते हैं उसे कालबेलिया कहते हैं। अब देखिए लंगूर। लंगूर की विशेषता क्या है? जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। यह मुसीबत को देख के अपना बताता है, उसे उन सभी में आवाज़ निकालता है। देखते हैं मगरमच्छ के बारे में। मगरमच्छ की क्या विशेषता है? मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। यानी मगरमच्छ के भी कान होते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कैसे देती हैं? ये बिजली तरंगों से देती हैं, मछलियाँ संकेत देती हैं। अब आ गया आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन की क्या विशेषता है, इसको देखते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी की विशेषता क्या है? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली की विशेषता क्या है? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ये हमारे बिल्ली की विशेषता हो गई। आगे देखते हैं गाय। गाय की विशेषता क्या क्या है? गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। जानवर। अब देखते हैं जानवरों के बारे में। जानवरों की विशेषता। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उसके बालों के रंग के कारण होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफ़ेद और काली देखते हैं। कैसी देखते हैं? सफ़ेद और काली। बताओ। देखिए, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली एक ऐसा ये जानवर है जो ये खास मौसम को देखते हुए यह लंबे समय के लिए छिप जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। कुछ ऐसे जैसे भूकंप आ गया तो अपना तूफान आ गया तो बता देते हैं। अब देखते हैं कुछ और जानवर की विशेषता। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवर जो होते हैं वह देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बातों को महसूस कर सकते हैं, उनमें शक्ति होती है। आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। अच्छा, वैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ जानवर होते हैं उनकी एक अपनी भाषा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बचे देते हैं। कहने का मतलब कि जो जानवर जिनके पास बाहरी कान होते हैं, बाहर कान और शरीर पर बाल होते हैं, वे बचे देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, इनके बाहरी कान होते हैं ना, जिनके बाहर कान होंगे वे बचे देंगे। फिर देखते हैं कुछ विशेषता और है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी हो गया, बत्तख हो गया, ठीक है, मोर हो गया। आगे देखते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों जैसे कौन सी अस्थियाँ? मेलिनियन, इनकस और स्टेपस का पाया जाना प्रमुख होता है। यह जो 3 अस्थियाँ होती हैं, यह अस्थियाँ शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य जो अस्थियाँ होती हैं इसका पाया जाना एक प्रमुख बात होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बचे देते हैं। कुछ को छोड़ दें तो
तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। ये जो 3 चीज़ थे, मेलियन, इनकस और स्टेपस, जिसमें नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। और आगे आ जाइए, अब देखते हैं घास की विशेषता। घास क्या है? घास की विशेषता, घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और खुरपी से खोद कर निकाला जाता है घास की जड़ें को। अब आ गया आपका बरगद, विशाल पेड़ बरगद। इसको देखते हैं बरगद की विशेषता क्या क्या होती है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की सतह की तरह पेड़ की सहारा देती हैं, पेड़ को सहारा देती हैं। कहने का मतलब जो बरगद होता है उसमें जो जड़ें निकलती हैं वह जड़ें पेड़ को क्या करती हैं? सहारा प्रदान करती हैं, बरगद के पेड़ को। अब आ गया आपका रेगिस्तानी ओक। इसकी विशेषता क्या होती है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक के पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। कितनी होती है? 11 से 12 फीट। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। अच्छा, और देखिए इसकी विशेषता, इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, जमीन के अंदर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और भी इसकी कुछ बातें हैं, खास बातें हैं। देखिए यह पानी के तने में जमा होता है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है और कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इस तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसकी तो ये विशेषता है, यह एक ऐसा पेड़ है, ठीक है, यह यदि कभी पानी की किल्लत हो गई तो उस वहाँ के लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर पतला छेद करके पाइप डाल के इसमें से पानी निकाल लेते हैं, निकाल के अपना पानी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं निपेंथिस को। निपेंथिस क्या है इसके बारे में देखते हैं, इसकी विशेषता क्या है। निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। यह घड़े की तरह पौधा होता है और वह खुशबू निकालता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। आगे देखते हैं कुछ और इसकी बातें विशेषता है। निपेंथिस पौधे को घरपर्णी पौधा भी कहा जाता है। अच्छा, इसका एक और नाम है, उसका नाम क्या है? घरपर्णी। ठीक है, आगे देखते हैं बीज। अब बीज के बारे में देखते हैं। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। कहने का मतलब कि पहले के समय में, प्राचीन समय में, ये लोग जो बीज थे वो लौकी के, एक सूखी लौकी को उसी के बीच में रखते थे, उसमें नीम की पत्ती डाल करके लौकी की बीज डाल करके उसमें रखते थे कि कीड़े न लगे। आगे देखते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब जो बीज होते हैं, कभी कभी पेड़ अपने आप हवा आता है तो उसमें फेंक देता है, कभी कभी मनुष्य के कपड़ों में सट करके ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं। देखिए सोयाबीन की फलियाँ पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब ये एक सोयाबीन होता है, सोयाबीन का जो फली होती है यह अपने आप पक के फट जाता है और इसमें से बीज बाहर निकल जाता है। ठीक है, सोयाबीन की। अब आगे आ जाइए, कुछ और बातें हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। काली मिर्च बीज होती है, सौंफ, गेहूं, ये सब क्या होते हैं? बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में भी बीज होते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। क्या नहीं लगता है? कीड़ा जो होता है ना, कि मिट्टी में गोबर मिला के कर देंगे तो कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, अब आइए आपको फसल की विशेषता क्या क्या होती है। एक ही परिवार की फसल उगाने से और फिर देखते हैं फसल क्या है, कि एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। ठीक है, ये फसल की विशेषता है कि
कहने का मतलब कि एक ही प्रकार की फसल बार बार न उगाएं और एक ही प्रकार का देखो अनेक प्रकार के केमिकल होते हैं, रंग बिरंगे केमिकल हम जब डालते हैं खेतों में तो वह खेत क्या होते हैं, बंजर बन जाते हैं, वो जो जमीन होती है वो बंजर हो जाती है। इससे अच्छा कि बदल बदल के बोया जाए। ठीक है, आगे देखिए क्रोटोन के बारे में। क्या क्रोटोन पौधा क्या होता है, इसकी विशेषता देखो। क्रोटोन पौधे जमीन के बाहर, जमीन के बारे में उसकी दशा को बताता है, यानी सिग्नल दे देता है। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं हो जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है और तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है या फिर नमी है। ठीक है, ये मिट्टी जो सूखती है तो उसको देता है क्या, सिग्नल। यह क्रोटोन एक ऐसा पौधा होता है, यह बताता है खेत में कि खेत में नमी है कि नहीं है, कि जो हमारा खेत बोया गया है उसमें पानी की आवश्यकता है कि नहीं है, यह बताता है पानी की आवश्यकताओं को। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि जड़ें पौधों को सहारा देती है और जल तथा खनिजों को अवशोषित करती है और ह्यूमस उपलब्ध कराती है। ये उसी में है। ठीक है, हाँ आगे देखिए सब्जियाँ। सब्जियों की विशेषता क्या क्या सब्जियाँ होती हैं। अधिकतर सब्जियाँ पौधे के फूल होते हैं और कुछ सब्जियाँ पौधे का फल भी होती है, जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, यह सब सब्जियां हैं, लेकिन आए कहाँ से, ये आए साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर ये आए हैं यूरोप से। कॉफ़ी बीज और भिंडी ये आए हैं अफ्रीका से। सोयाबीन ये आया हुआ है चीन से। इस चीज़ को याद करना। अब देखते हैं कीचुओं की विशेषता। कीचुआ क्या है। केंचुए जमीन के में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। जमीन को इन छेदों से हवा पानी मिल जाता है। केंचुआ किसान का मित्र भी रहता है। देखिए यहाँ दिया है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बन जाती है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। देखो इम्पोर्टेंट सवाल है, केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। हाँ एक बात और, जो केंचुए की उम्र होती है वो होती है 8 साल। केंचुए की उम्र होती है 8 साल और केंचुए की लंबाई होती है 11 इंच। ठीक है, आगे देखते हैं। झूम खेती क्या है, इसकी विशेषता। एक फसल को काटने के बाद उस जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ जो बांस या घास फूस उग जाती है उन्हें उखाड़ते नहीं, उन्हें जला देते हैं। जो राख बचती है वह जमीन को उपजाऊ बनाती है और ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो इसकी हल्की खुदाई करते हैं और इसमें हल का प्रयोग नहीं करते हैं। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तरी पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इन्हें जनजाति कृषि भी कहा जाता है। कहने का मतलब कि ये जो झूम की खेती होती है, इस खेती को, झूम की जो खेती होती है इसमें जो घास भूस जामता है तो उसको तोड़ते नहीं हैं ये लोग, उसको उसी में जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख होती है वह खाद का काम करती है, खाद का। और उस खेत को ये लोग हल्का हल्का खोदते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का खोद करके उसमें बीज को डाल देते हैं और फिर अपना बीज तैयार हो जाता है। ये वहाँ की जो स्थानांतरी जो इस खेती को कहते हैं स्थानांतरित खेती। और ये एक जनजाति होती है वही करती है। और खेती होती कहाँ है, ये खेती आपकी होती है उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झूम खेती मिजोरम में होती है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है, चावल। देखो जो झूम की खेती होती है वो मिजोरम में होती है, मिजोरम राज्य में होती है, उत्तर पूर्वी भाग है। और उनकी मुख्य फसल होती है चावल, वो सबसे ज़्यादा चावल की खेती करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ और बातें इसमें हैं। जब फसल पकती है और लोग बांस की डंडी पकड़कर चेराव नाच करते हैं। चेराव नाच कहाँ कहाँ है, ये जो हमारा चेराव नाच है ये हमारा मिजोरम का है, ध्यान देना। और मनोरंजन करते हैं। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। कहाँ कितने, 3/4 अर्थात 3/4 लोग रहते हैं जंगल में। ठीक है, यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोग को बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। यहाँ के लोग उस ज़मीन में क्या करते हैं, ज़मीन को बारी बारी सबको देते हैं उस खेती करने के लिए। उस सिस्टम को कहते हैं क्या, लॉटरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में
जो भाषा बोली थी उसमें मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सी? मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा मिजो है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। किसके? बांस के। कुछ और बातें हैं मिजोरम के। जिन मैदान में 1 टीन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टीन जमीन बोलते हैं। अच्छा, कहने का मतलब कि जो लोग जिस जमीन में 1 टीन बीज बोते हैं तो उसे 1 टीन बीज 1 टीन जमीन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की भाषाएं क्या है देखिए। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तुरांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तुरांग। कुड़ुक कहाँ की भाषा है? ये झारखंड की भाषा है। और कुड़ुक एक जनजाति भी क्या है? आदिवासी जनजाति है। ये कुड़ुक भाषा कहाँ की है? यह झारखंड की है। कुड़ुक का अर्थ होता है क्या? कुड़ुक तो भाषा हो गई। जंगल को तुरांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल को तुरांग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। भारत के जो हमारा उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी पूर्वी हिस्सा में कौन सी खेती होती है? तो स्थानांतरित खेती होती है। इसी को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और हैं। बेलबनिका गांव कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में बेलबनिका गांव। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है और खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। देखो ध्यान दीजिएगा, खूंटी इसका मतलब होता है खुरपी। क्या होता है? खुरपी। लेकिन कर्नाटक में खुरपी को कहते हैं खूंटी। इसी को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। समय पर प्याज ना काटी जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खरपतवार कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेगी और फसल कम होगी। कहने का मतलब कि जो खर निकलते हैं, खरपतवार जानते हैं खेतों में, उसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो जो हमारे फसल होते हैं फसलों को अच्छा से खाद नहीं मिल पाएगा, खाद पानी। आगे देखते हैं। होलगुड्डी गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुड्डी गांव में है। देखिए, पंचायत बीमा संघ पूछेगा तो पंचायत बीमा संघ कहाँ है? होलगुड्डी गांव कर्नाटक में है। कर्नाटक की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक भाषा कन्नड़। आगे बढ़ते हैं। और ऊंधिया क्या है? ऊंधिया की विशेषता देखते हैं। ऊंधिया एक प्रकार का सब्जी होती है। अच्छा, जो कोयले के बीच में बर्तन को उल्टा रखकर पकाई जाती है। गुजरात में ऊंधिया का मतलब होता है उल्टा ढका। उल्टा ढका। देखिए, ऊंधिया को बाजरा की रोटी और मक्का दही या मट्ठे के साथ खाते हैं। गांधीधाम स्टेशन गुजरात में है। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल तथा मिठाई है। कहने का मतलब कि जो गुजरात में जो लोग खाते हैं वो होता है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, यहाँ के लोग खाते हैं। बनगाम कहाँ है? तो बनगाम ये हमारा गुजरात में है, बनगाम। गांधीधाम ये अहमदाबाद में है। आगे बढ़ते हैं। बलसाड़ एक स्टेशन है, ये गुजरात में है। दांडी यात्रा मोस्ट इंपोर्टेंट, दांडी यात्रा इसको देखते हैं। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। कहने का मतलब कि गांधी जी ने जब अंग्रेजों ने 1930 में अंग्रेजों ने लोगों के ऊपर नमक बनाने पर पाबंदी लगा दिया था, तब गांधी जी ने यह यात्रा शुरू की थी। गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी यात्रा शुरू की और गुजरात के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस कानून को तोड़ा। देखिए, ग्रेगर मेंडल क्या है? इसकी विशेषता क्या है? देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था 1882 में। इन्होंने 7 साल तक मटर के पौधों पर रिसर्च किए। ये जिस मठ में रहते थे उसके बीज के पौधों पर उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। कहने का मतलब कि ये ग्रेगर मेंडल जो हैं ये 7 साल से ही मटर के पौधे पर रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने मटर के पौधों पर 28,000 प्रयोग किए हैं। कितने 28,000 प्रयोग कर चुके हैं। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदरा, और इनमें से निकली अलगी पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होगा या फिर खुरदरा। बीज का रास्ता नहीं कुछ होता है। कहने का मतलब कि यह बोले हैं कि जो बीज होते हैं मटर के, यदि हम उस बीज 2 तरह के होते हैं, एक होता है मुलायम, एक होता है खुरदरा। यदि हम मुलायम को बोएंगे तो हमको मुलायम मिलेगा, और खुरदरा बोएंगे तो खुरदरे का खुरदरा ही मतलब उसका
फली मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जंगल आपका। जंगल की विशेषता क्या है इसको देखते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 में लाया गया। जो लोगों को 25 साल से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो उन्हें यह कानून अधिकार देता है कि वह इस जगह का जो चाहे वो उगा सकते हैं और उन्हें हटाया नहीं जाएगा। कहने का मतलब कि जंगल अधिकार अधिनियम ये 2007 में आया था। इस 2007 में आया था। जो व्यक्ति जंगल में जहाँ पर भी 25 साल से रह रहा है तो उसके आजू बाजू जो जगह होती है वहाँ पे वो जो चाहे वो फसल उगा सकता है। ठीक है, उसे कोई नहीं हटाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहा है। अब हम देखते हैं परिवार के बारे में। परिवार की विशेषता क्या होती है। एकल परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा बुआ माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी मामा मामी मौसी मौसा माँ बाप और बच्चे होते हैं। यह जहाँ होंगे वो संयुक्त परिवार होगा, और यह एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। आगे देखते हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल की सारी बातें और इनकी विशेषता क्या है। देखिए, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। ये विश्व की 5वीं महिला हैं, लेकिन भारत की हमारी पहली महिला हैं। ध्यान दीजिएगा। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहाँ वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी, और तब ये कुल 12 वर्ष की थी। उस समय जब ये 4000 मीटर चढ़ गई थी ऊंची चोटी पर, उसमें 12 साल की थी। आगे बढ़िए। देखिए, ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई हैं। ये इनका गांव है, नाकुरी गांव है, गढ़वाल में पड़ेगा और उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ज्ञान सिंह ने ही इनको गाइड किया था। ठीक है, ये उनके ब्रिगेडियर थे, गाइडर। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए एक टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर 1:07 पर इन्होंने अपना पहला कदम 8,900 मीटर की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर थी, वो भी गई थी। एक साथ कदम नहीं रख पाई क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं। देखो, जो माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में कहते हैं सागरमाथा। आगे बढ़ते हैं। अब कर्णमल्लेश्वरी के बारे में देखते हैं। इनकी विशेषता क्या क्या होती हैं। ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। अब भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29। इतने इन्होंने मेडल जीते हैं भारत के बाहर। आगे देखते हैं। अब सुनीता विलियम के बारे में, इनकी विशेषता क्या क्या है। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। कितने किलोमीटर दूर? 360 किलोमीटर दूर। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में इस समय बिताया है और सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला बनी, सुनीता विलियम। आगे देखते हैं, कुछ इनके अनुभव भी हैं। सुनीता विलियम के अनुसार स्पेसशिप में कुछ अनुभव। वह वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। जैसे कहने का मतलब जो पानी होते हैं वह बुलबुले की तरह उड़ते थे बन करके। ठीक है, आगे देखते हैं। चेहरा हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था। कहने का मतलब जो पानी उड़ता था वो इसे इन लोगों को मुंह धोना है या हाथ धोना है तो उन उड़ते हुए बबल को लोग पकड़ते थे और उससे और कागज गीला कर उन्होंने अपना हाथ पांव चेहरा धोते थे। जो बबल था उसको पकड़ करके कागज को गीला करके और उससे वो लोग अपना हाथ मुंह धोते थे, पूछते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ और विशेषताएं हैं। हाँ, एक बात और है, एक और विशेषता है कि वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। हाँ, एक बात और, इनकी एक और विशेषता है कि वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह से एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। कहने का मतलब स्पेस में एक
यदि ठहरना है तो उसको आप अपने आप को बेल्ट से बांधेंगे तब ये जगह ठहर पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ वहाँ उड़ते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ एक जगह स्थिर नहीं रहती है, उड़ती रहती है, वायुमंडल नहीं है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। कुछ और बातें। नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चाँद पर 1969 में गए थे। ये पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं। देखिए, भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे होते हैं। कहाँ के लोग? भारत के लोग। किससे? अर्जेंटीना से। इसी को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केरल। केरल की विशेषता क्या क्या है? केरल में टैपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है और यह एक प्रकार का फल है। क्या है? फल है। टैपियोका क्या है? एक फल है जो ज़मीन के नीचे होता है, जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। अगली विशेषता, यहाँ बल्लभ की लकड़ी से छोटी नाव बनाई जाती है। जो बल्लभ की लकड़ी होती है ना, उससे छोटी नाव बनाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। हाँ, केरल की जो भाषा होती है वो होती है मलयालम। कौन सी होती है? मलयालम। आगे देखते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अमुम्मा कहते हैं। जो माँ की जो बड़ी बहन होती है उसे कहते हैं बलियम्मा और नानी को कहते हैं क्या? अमुम्मा। अमुम्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। चाचा को चटप्पन और चाची को कंजुमा कहते हैं। पिता को अप्पा कहते हैं। ये वहाँ की क्या है? भाषाएं हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। फेरी नाव मतलब एक छोटी सी नाव होती है, उससे अपना ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और विशेषताएं इसमें हैं। केरल को मसाला का बगीचा भी कहते हैं। कथकली नृत्य केरल में होता है। यहाँ केले के फूल से सब्जी बनाई जाती है। किसके फूल से? केले के फूल से। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। कहाँ पे? केरल में। और भी कुछ इसकी खास बातें हैं, इसको भी जानते हैं। देखिए, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, ये दो उसके निकटवर्ती राज्य हैं। और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, जो हमारा ये इसकी राजधानी हो गई केरल की, तिरुवनंतपुरम। आगे देखते हैं। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। यदि हम गुजरात से जाते हैं केरल, गुजरात से हम केरल जाते हैं तो हमको महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलेगा। और भी बातें हैं, देखते हैं। कोझिकोड, यह जो आपका केरल में है, कोझिकोड केरल में है। मल्लापुरम जिला एक केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में जाते हैं तो हमको 92 सुरंग मिलती है और 2000 पुल मिलते हैं। कहाँ से? यदि हम गोवा से केरल जाएं तो 92 सुरंग मिलेगी और 2000 से ज़्यादा पुल मिलेंगे, छोटे बड़े। आगे देखते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है और इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, तेलंगाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब आपका आ गया असम। असम के बारे में कुछ बात करते हैं। असम राज्य। असम में घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। कहाँ पे? असम में। इसी को ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई में बनाए जाते हैं। बनाने की वजह है कि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियाँ का प्रयोग किया जाता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। बांस और रस्सी के जो पुल होता है यह बनाते हैं असम में। इसी को ध्यान दीजिएगा। असम में यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। और यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। बांस को टिम्बर कहते हैं। कुछ और विशेषताएं। बिहू। देखो, बिहू एक त्यौहार होता है। बिहू त्यौहार चावल की जब नई फसल काटने पर असम में मनाया जाता है। कहने का मतलब, आसाम में जब हम एक नई फसल, जैसे चावल होती है, चावल की नई फसल काटेंगे तो उस समय यह एक त्यौहार होता है, बिहू त्यौहार, उसको मनाते हैं। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। देखो, भेला घर जो है वो घास और बांस से बनाया जाता है, भेला घर। और उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि जो बिहू का जो त्यौहार होता है मनाते हैं, उसके पिछला जो दिन होता है उस दिन को कहते हैं उरका बिहू। क्या कहते हैं? उरका बिहू। बोरा व चेवा चावल के दो प्रकार के ये चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है और इसे असम में खाया जाता है। ध्यान दीजिएगा।
बोरा और चावल, यह हमेशा पूछता है कि बोरा और चावल क्या है, चेवा, बोरा और चेवा, बोरा चावल, चेवा चावल। यह धान की दो किस्म है, इसी को ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा पूछता है। चेवा चावल ताव, जिसे कहते हैं कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और फिर भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब यदि हमको चेवा चावल बनाना है तो सबसे पहले आप अंगीठी पर बर्तन गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में उसे चावल से भरी हुई एक कढ़ाई में डाल देंगे और केले के पत्ते पर उसे निकालेंगे तो आपका थोड़ी देर के बाद वो जम जाता है तो वो पक के तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं, कुछ और भी बातें इसमें हैं। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती हैं। भात, सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। जो भात होता है उसे सुक्तो चावल और रस वाली सब्जी को जो मिला के जब खाते हैं तो उसे कहते हैं भात। ये वहाँ के फेमस डिश थे असम के। उसकी विशेषता खत्म हो गई। अब हम देखते हैं राजस्थान की विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान की विशेषता क्या क्या है। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और उनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है, इसी को ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में जो टैंक को टैंका भी कहते हैं, जो टैंक होता है जहाँ पे पानी जमा करते हैं उसको टैंका भी कहते हैं। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी टैंक में जा गिरे और बाद में इसे छान कर उपयोग में लाते हैं। जो पानी, जो कहने का मतलब जो बरसात होती है तो उसका जो पानी गिरता है उस पानी को वो लोग उस टैंक में जमा करते हैं। जमा करने के बाद वो उस पानी को कहीं ना कहीं छान करके उपयोग में लाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। देखिए, टेलका गांव जो 1600 मीटर ऊंचा पर है, राजस्थान के झालर पतनम या झलवार में है। ध्यान दें, टेलका गांव कहाँ है, जो हमारा जो टेलका गांव है यह हमारा झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। कहने का मतलब कि जोधपुर में एक गांव है खेजड़ी, वहाँ के लोग 300 साल पुरानी बात है कि जब वो लोग पेड़ को काट रहे थे, खेजड़ी बीज को, तो वहाँ के लोग पेड़ों को चिपक के खड़े हो गए थे, काटने नहीं दिए। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और बातें इसमें। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और इनकी रक्षा करते हैं। कहने का मतलब कि जो वहाँ के बिश्नोई हैं वो पेड़ों की रक्षा करते हैं और जानवरों की रक्षा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। राजस्थान में यहाँ जो खेजड़ी गांव है वहाँ पे शिकार करना और पेड़ को काटना क्या है, वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी यहाँ गांव हरा भरा है। यह रेगिस्तान में है लेकिन हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूम लेते हैं। ठीक, खेड़ी गांव में ये सब उस गांव की विशेषता है। खेड़ी गांव में खिजड़ी पेड़ पाए जाते हैं और यह रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। ठीक है, जितने रेगिस्तानी इलाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यह पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कहने का मतलब यह ऐसा पेड़ है जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है। इसकी जो छाल दवा बनाने में काम आती है और जो पेड़ होता है खेड़ी वृक्ष, उसकी छाल होती है उससे दवा बनाया जाता है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लग जो इसकी लकड़ी होती है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी जो फलियाँ से सब्जी बनती है, जो इसकी फली होती है फर, उसके फल की सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। जो खेड़ी वृक्ष होती है उसकी जो पत्ती होती है उसको वहाँ के जानवर जो होते हैं वो खाते हैं। यह थी क्या, खेजड़ी वृक्ष की सारी विशेषताएं जो राजस्थान में थी। आगे देखते हैं बिहार की सारी विशेषताएं। बिहार में मधुबनी नामक जिला है जहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी में यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग की आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब कि जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसको बनाने के लिए हम नील लेंगे, हल्दी लेंगे, फूल लेंगे और पेड़ों के रंग लेंगे, इत्यादि रंग लेंगे, उन सबसे मिला के बनाएंगे।
चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतुओं के साथ में बनाए जाते हैं। कहने का मतलब कि जो चित्र होता है मधुबनी पेंटिंग, उस पेंटिंग में हम इन सब चीज़ों को बनाते हैं। आगे देखते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया। कहने का मतलब कि जो मधुबनी है, यह पेंटिंग, यह मधुबनी जिला है, मधुबनी जिले के नाम से ही पड़ गया। ये मधुबनी की विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका मनाली। अब मनाली के बारे में देखते हैं, मनाली की विशेषता क्या क्या है उसको देखते हैं। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। कहने का मतलब कि जो मनाली है वहाँ पे बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जबकि जिनकी जो छतें ढालू होती हैं। कहने का मतलब कि मनाली के जो घर होते हैं वो पत्थर के और लकड़ी दोनों के बने होते हैं और उनकी छतें होती हैं वो ढालू नुमा होती हैं। अब आगे आपका उत्तर प्रदेश, अपना यूपी देखिए। उत्तर प्रदेश कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार का फूल की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कहने देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कचनार होता है इसके फूल की सब्जी बनती है। और कन्नौज एक ऐसा जिला है जहाँ पे सेंट, इत्र बोले तो सेंट यहाँ पे बनता है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अब आपका आ गया अबू धाबी। वो सब उत्तर प्रदेश की विशेषता थी। अब आपका आ गया सामने अबू धाबी। अबू धाबी की विशेषता क्या है इसको हम देखेंगे। यह देश रेगिस्तानी इलाके में है और यहाँ की राजस्थानी भाषा क्या है, अरबी। अबू धाबी कहाँ है, ये रेगिस्तानी इलाके में है और यहाँ की भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, ना ही झील, तालाब, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। अबू धाबी में वहाँ पे नदी नहीं है, न तालाब है, ना वहाँ पे सिर्फ रेती रहता है और उसके नीचे दबा हुआ मिट्टी, पेट्रोल, डीजल, तेल है। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल है और यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। देखिए, जो हमारा अबू धाबी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा खजूर के पेड़ देखने को मिलता है और ठीक है, इसकी मात्रा अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पे और रेगिस्तानी, ये पेड़ ये रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की जो करेंसी होती है उसे दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं, दिरहम। कहने का मतलब जो अबू धाबी का जो पैसा होता है, रुपया, उसको वहाँ पे कहते हैं दिरहम, दिरहम बोलते हैं। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। रेत के टीले या रेत के पहाड़ कहाँ मिलते हैं, अबू धाबी में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब अबू धाबी की विशेषताएं खत्म हो गई। अब देखते हैं लद्दाख। लद्दाख की विशेषताएं क्या है इसको देखते हैं। लद्दाख पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। क्या क्या, जम्मू कश्मीर को क्या करेंगे आप, पार करेंगे तब पहुँचेंगे लद्दाख। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान या ठंडा रेगिस्तान जिसे कहते हैं कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, वो ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में जो घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। कहने का मतलब जो लद्दाख में जो हमारा घर बनता है वो पत्थर का बनता है। जो उसकी फर्श होती है, जिसकी फर्श, छत, फर्श लकड़ी की होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कम वर्षा होती है, जो बारिश होती है लद्दाख में सबसे कम होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। लद्दाख में सबसे कम मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती हैं और घर पत्थरों का होता है, दीवार मोटी और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे लकड़ी की सीढ़ी बनाई जाती है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने के में मदद करता है और ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। और ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। विंडो बोले तो खिड़की, क्या, खिड़की, वहाँ पे खिड़की नहीं होती है। ये सब सारी विशेषताएं। अच्छा, कुछ और भी बातें हैं। देखिए, गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं। जब गर्मी खूब पड़ती है तो ये लोग क्या करते हैं, फल फ्रूट को सुखा के रख लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो उसमें वो लोग फल जो सुखाए रहते हैं उसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख क्षेत्र है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारा लद्दाख है वह मानसून से प्रभावित नहीं होता है, वह तो प्रभावित होता है हिमालय की वृष्टि छाया से। ठीक है, तो वहाँ का मानसून ज़्यादा ठंडा होता है। आगे देखते हैं, कुछ और बातें हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। जो लद्दाख में आप जाएंगे तो आपको लाल मिर्च देखने को मिलेगी, नारंगी मिलेगा, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे जिसे कहते हैं जोंधरी,
यहाँ पे देखने को मिलेंगे। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। कारगिल, जब आप श्रीनगर से लद्दाख जाओगे तो बीच में पड़ेगा कारगिल। आगे देखते हैं, यहाँ सकरे रास्ते होते हैं। अच्छा, आगे कुछ और विशेषता है। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। किसका? नायलॉन का। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे हम जो टेंट होता है वह टेंट नायलॉन का होता है, उसका उपयोग करते हैं। लद्दाख में जूले जूले का मतलब होता है वेलकम, वहाँ की भाषा होती है। ठीक है, वहाँ पे जूले जूले बोलेंगे तो कहने का मतलब वो वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। स्कीट पोपुल लद्दाख का एक गाँव है। स्कीट पोपुल यह एक लद्दाख का गाँव है। अर्थात दोस्तों हम लद्दाख की सारी विशेषताओं को पढ़े हैं। अब देखते हैं चांगथांग, इसकी सारी विशेषताएं क्या क्या है इसको देखेंगे। देखिए, चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में है। एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत की लद्दाख क्षेत्र में के दक्षिण पूर्वी में भी फैला हुआ है। कहने का मतलब कि यह जो चांगथांग है यह पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में है। ऊंचा पठार है, वह 5000 मीटर ऊंचा पहाड़ है। और भारत में लद्दाख के कुछ क्षेत्र आते हैं, वो दक्षिण पूर्वी भाग में है, फैला हुआ है। अब देखिए इसकी विशेषताएं, ये सब सारी बातें हैं। देखिए यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। क्या नहीं है? पेट्रोल पंप। चांगथांग, यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति रहती है, जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। जो चांगपा होते हैं, जो टेंट डालते हैं तम्बू, उस तम्बू को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं? रेबो। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की से हवा चलती है। सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है सर्दियों के मौसम में। चांगपा की भाषा चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, और यहाँ अपनी बकरियाँ और भेड़ों को रखते हैं। कहने का मतलब देखिए, जो लेखा होता है यह लेखा हो गया मेढ़, और यहाँ पे इनकी भेड़ियाँ बकरियाँ होती हैं। तो ये जो मेढ़ नुमा घेरा होता है मिट्टी का, इसे कहते हैं लेखा। लेखा, ठीक है, वो पत्थर का बना होता है। लेखा की जो दीवारें होती हैं वो पत्थर की बनी होती हैं। ठीक है, हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। कहने का मतलब जो परिवार होते हैं, जो जानवर जाते हैं चरने के लिए लेके जाते हैं, तो अपने जानवरों को एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं कि जिससे अपने जानवर को पहचान जाए। देखिए, औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं और फिर लौट कर उन्हें दोबारा गिनती हैं। ये सब वहाँ की सारी विशेषताएं हैं। फिर देखिए कुछ और बातें इसमें। ये लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। बकरियाँ जितनी ऊंची और ठंडी जगह पर जाएंगी चरने के लिए, तो उनके जो बाल होते हैं वह और मुलायम होंगे और घने होंगे। कुछ और विशेषताएं इसको देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल, ये पश्मीना शाल जो होती है विश्व में प्रसिद्ध होती है। देखिए प्रसिद्ध शाल है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। पश्मीना शाल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलता है वह बहुत ऊंचाई पर, लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री से सेल्सियस से -40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठंडी के मौसम की बात हम कर रहे हैं। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इसमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं और जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर है। इतना पतला बाल होता है, सोचिए। यह शाल हाथ से बनाए जाएँ तो लगभग 250 घंटे लग जाएंगे, और एक प्लेन शाल बनता है। यानी 250 घंटे में एक प्लेन शाल बनता है, जबकि एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्मी उसमें होती है। एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटर इतनी गर्मी होती है। यह सब सारी विशेषताएं थी चांगथांग की। अब हम देखते हैं विशेषताएं श्रीनगर की। कहाँ की? श्रीनगर की। देखिए दोस्तों, ये सब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 बार आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें 8 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। देखिए अब हम देखते हैं विशेषताएं श्रीनगर की। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी के, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं, और इन पर लकड़ी
के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। कहने का मतलब यह है कि श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ के ऊपर, कुछ पहाड़ के नीचे, तो कुछ पहाड़ के बीच में, ऐसे करके बने होते हैं और पत्थरों के बने होते हैं, और उसके ऊपर सुंदर सुंदर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं उनके घरों पर। आगे देखिए, हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। एक होती है हाउस बोट। हाउस बोट एक नाव होती है जिसकी जो लंबाई होती है वो 80 फीट होती है, और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 8 से 9 फीट चौड़ा होती है। ठीक है, देखिए और भी कुछ बातें इसमें हैं। डोंगा, ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। जो डोंगा, ये नाव जो होती है ये झेलम नदी में चलती है। किसमें? झेलम नदी में और डल झील में, दो में चलती है। झील पूछेगा तो डल झील में, और नदी पूछेगा तो झेलम नदी में ये डोंगा नाव चलाते हैं। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है, और इन लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इनके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्मबंद कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्मबंद। कहने का मतलब ये जो नाव होती है, नाव के ऊपर घर बनाए जाते हैं, डोंगा के ऊपर जो घर बनाए जाते हैं, उस घर के ऊपर जो डिजाइन होती है, सुंदर सुंदर नक्काशी होती है, उसे कहते हैं खत्मबंद। क्या कहते हैं? खत्मबंद। ध्यान देना, इसी को ध्यान देना। कश्मीर के गांव में घर पत्थर के बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां हैं। खिड़कियां होती हैं और जो दीवार पर निकली होती हैं, इन्हें डैब कहते हैं। क्या कहते हैं? डैब। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कहने का मतलब कि जो हमारा जो पुराना घर है उसमें जो खिड़कियां बनी होती हैं, वह खिड़कियों को क्या कहते हैं? डैब कहते हैं, और उसमें सुंदर सुंदर डिजाइनें बनी होती हैं। डैब। आगे बढ़ते हैं। कुछ पुराने घर पत्थर के बने होते हैं और कुछ ईंट के, लकड़ी के भी बने होते हैं, और दरवाजे और खिड़कियां में सुंदर सुंदर मेहराब बने होते हैं। मेहराब ये सब क्या डिजाइनें होती हैं, ध्यान देना। मेहराब, डैब और आपका ये सब डिजाइनें हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें बोले। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। शिकारा कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका कर खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में मछली को पका कर खाते हैं, गोवा में। और कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। क्या है? चाय। कहवा कहाँ की? कश्मीर की है। उर्दू, डोगरी और कश्मीरी, एक उर्दू डोगरी कश्मीर की भाषा है। कश्मीर की भाषा क्या क्या है? उर्दू और डोगरी है। दोस्तों, हमने कश्मीर की सारी विशेषताएं को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की विशेषताएं। देखिए, पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है और इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कमलकारी के नाम से जाना जाता है। कलमकारी के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब कि पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश जिला में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है? बुनकर रहते हैं, जो बुनते हैं साड़ी वगैरह। वो जो कला होती है उस कला को कहते हैं कलमकारी। आगे देखिए, नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मड़ा एक गांव है, वो आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में है जो पोचमपल्ली जिले में है, मुख्तारपुर गांव। आगे देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ चेंज हुआ है। जो पोचमपल्ली हमारा है वो आंध्र प्रदेश से अब हट करके वो तेलंगाना में आ गया है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में आ गया है, अभी आंध्र प्रदेश में नहीं है। इसी को ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगता है, और इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। और आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। हमने आंध्र प्रदेश की सारी विशेषताएं को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मुंबई की विशेषताएं। देखिए, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। कौन कौन सा? नागपांडा, अफसाना, यह मुंबई की बास्केटबॉल टीम है। सोलापुर मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। इसे ध्यान देना, ये सब चीज़ बिल्कुल छोटी है लेकिन खास है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, और जिसका नाम मुस्तफा खान कोच के नाम पर पड़ा है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई स्टेडियम। ठीक है। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। बरली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है, और यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है।
कहने का मतलब कि जो बरली एक एक पारंपरिक कला है, यह कला महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है और उस महाराष्ट्र से सटा हुआ गुजरात है, तो गुजरात का महाराष्ट्र की सीमांतर जो जो जगह है, जो उस सीमांतर के क्षेत्र में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, भीमराव अंबेडकर कोरेगांव महाराष्ट्र में से थे इन्हें ही नेतृत्व में संविधान का इनके ही नेतृत्व में संविधान बना। कहने का मतलब कि जो भीमराव अंबेडकर जी कोरेगांव के थे, कोरेगांव कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और संविधान का जो नेतृत्व किए थे वह भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सब सारी विशेषताएं थी महाराष्ट्र की। अब देखते हैं गोलकुंडा फोर्ट की सारी विशेषताएं। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप है, गोलाकार शेप है, यह दीवार का शेप है, गोलाकार है। ठीक है, जिसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज बने हुए हैं। कितने? 87। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से लेकर 1687 तक शासन किया था। ध्यान देना चीज़ को, कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा पे कितने, कब से कब तक, 1518 से लेकर के 1687 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था गोलकुंडा पे। ध्यान देना, कुछ बातें और हैं। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवार दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने के लिए आया था, असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी। कहने का मतलब कि जो औरंगजेब था वह उस किले पर आक्रमण करने के लिए आया था और वह 8 महीने तक अपने सैनिकों को लेकर किले के बाहर रहा, लेकिन वह आक्रमण करने से असफल हो गया, आक्रमण नहीं कर पाया। ठीक है, वह फिर वापस चला गया। आगे देखते हैं। हाँ, एक बात और देखिए इसमें, उस समय जो कांस्य था, ब्रॉन्ज की बंदूक बनती थी। किसकी बंदूक? ब्रॉन्ज, कांस्य की बंदूक बनती थी। ये हजारों साल की बात हो रही है, हजारों साल से घुमंतु वर्ग कांस्य से चीज़ें बनाते रहते थे। देखिए, कहने का मतलब जो घुमंतु लोग थे वो हमेशा कांस्य से, किससे? कांस्य से वो अपना हथियार बनाते रहते थे। कांस्य तांबे और टीन की मिश्र धातु है। कांस्य को जो बनाते हैं कांस्य, उसमें क्या क्या मिलाते हैं? वो तांबा और टीन दोनों को मिला करके बनाते हैं कांस्य। इंपॉर्टेंट सा ये, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछता है कि कांस्य किससे बना जाता है? ब्रॉन्ज। यह बनता है तांबे और टीन के मिश्रण से। आगे देखते हैं, सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। जो सुल्तान था उसको क्या चाहिए? सुल्तान अबू हसन वह संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन ही था। यह सारी विशेषताएं थी गोलकुंडा की। अब आप आ गया कुआं और बावड़ी। इसको देखते हैं। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण, कुएं क्यों सूखते हैं और उसके कारण क्या हैं, उसको देखेंगे। देखिए, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है और जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। यह एक कारण है कुआं सूखने का। मोटर लगा देंगे तो पानी निकलेगा कुआं से, और ज़मीन से ही पानी निकलेगा तो कुआं सूखेगा। ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? झील कम हो रही है और जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था और पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। इसके वजह से कुआं सूख गया। देखिए, कहने का मतलब कि जो कुआं होता है, कुएं के चारों तरफ सीमेंट से लोग ढक देंगे तो पानी कहाँ से अंदर पहुंचेगा? जब पानी नहीं पहुंचेगा तो कुआं सूखा करेगा। ठीक है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। देखिए, कुछ और बातें हैं। सीढ़ीदार कुएं या बावली जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल के स्रोत के रूप में भी उपयोगी है। कहने का मतलब जो कुआं या बावली होती है, ये जल का भंडारण करती है और यह एक जल का स्रोत है। इसका उपयोग पारंपरिक व्यवस्था में किया जाता है। देखिए, कुछ और बातें हैं। मृत सागर में सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है, यानी नमकीन पानी होता है मृत सागर में। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिल जाता है, मिला होता है। देखिए, कहने का मतलब यदि हम 1 लीटर पानी लेंगे, 1 लीटर, उसमें 300 ग्राम नमक मिल जाएगा। इतना खारा पानी होता है, उसमें आदमी नहीं डूबता है। इतना खारा पानी कि आदमी नहीं डूबेगा, उसमें तैरेगा। देखिए, कुछ और बातें हैं। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। हाँ, जल में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो उसमें मछलियाँ मर जाएंगी, वो जीवित नहीं रहेंगी। कुछ और बातें इसमें। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पानी को उबालना।
यदि हम पानी को उबाल देते हैं तो पानी स्वच्छ हो जाता है, उसमें जो सारे बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, तो पानी हमारा साफ हो जाता है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है। देखिए, गंदा पानी पिएंगे तो कौन सी बीमारी होगी, तो वो जो बीमारी होती है वो दस्त और हैजा होती है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसकी वजह से शरीर हमारी सूखने लगती है, चक्कर घुमटाने लगता है। जो दस्त और उल्टी होती है तो सबसे ज़्यादा शरीर का पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सब सारी विशेषताएं हैं। आगे देखिए, लिंग फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है, जिसे जो हांगकांग के लोग होते हैं बिल्कुल शौक से खाते हैं। कहाँ के लोग? हांगकांग के लोग। ठीक है, ये सब सारी विशेषताएं इन लोगों की हो गई। अब अगर पेट्रोलियम, हम इसको देखेंगे। पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट सवाल, ये जितने जितने सबके सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखिए, पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है और इसके बनने की गति बहुत धीमी होती है। कहने का मतलब जो पेट्रोल होता है प्राकृतिक होता है, ये प्राकृतिक रूप से बनता है और बिल्कुल धीरे धीरे बनता है। और विशेषता है, इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जो पेट्रोल बनता है ना, पेट्रोल, उसको बनाने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा होता है। कैसा होता है? गहरे रंग का गाढ़ा तेल होता है, जिसको हम खोद के निकालते हैं ज़मीन से। वो एक तरल पदार्थ होता है जिसमें देखिए, जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इसमें से मिट्टी का तेल, डीजल, देखिए, पेट्रोल, वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस बनता है। कहने का मतलब जो ज़मीन के अंदर से जो निकला था तेल मोटा वाला, उसी तेल को हम रिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? रिफाइन करेंगे, तो उसमें से पेट्रोल, डीजल, मोम, केरोसिन, कोलतार और आपका ग्रीस और एलपीजी, वायुयान का पेट्रोल, ये सब इसमें से निकलता है उसी तेल को रिफाइन करने से। ठीक है, इसी को ध्यान दीजिएगा। इसमें से दे करके एक दूसरे के फंसा देगा। एनीमिया, एनीमिया की विशेषता देखेंगे। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होने वाला रोग है। एनीमिया यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। किसको? यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे के ठीक से पढ़ने नहीं, उसका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं आता है। कहने का मतलब एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जो बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन को क्या करता है? कम कर देता है, और या उसके अंदर जो आयरन होती है, लोह ऑक्साइड आयरन, उसकी मात्रा को कम कर देती है, जिससे कि बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसे हमेशा आलस सा होता है और उसको एलर्जी होती है। ठीक है, उसका जो एनर्जी लेवल लो हो जाता है। ये सब सारी बातें होती हैं उसमें। आगे देखते हैं, ये सब उसकी विशेषता थी। अब देखते हैं मलेरिया की क्या क्या विशेषताएँ हैं। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया जब आता किसी को होता है, उस समय बुखार आता है, कपकपी होती है और उसे ठंड लगती है। ये उसके लक्षण हैं। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, और ये भारत के मूल निवासी थे। रोनाल्ड रॉस कहाँ के थे? ये पहली बात है, ये भारत के थे। इन्होंने बताया था कि मलेरिया के मच्छर होते हैं, वह जब काटते हैं तभी मलेरिया फैलती है। आगे देखते हैं। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। किससे? एनाफिलीज नामक मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है। कुछ और बातें हैं, देखिए। मलेरिया को दूर करने की जो दवा होती है, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा। ये हमारे मलेरिया की सारी बातें थी, विशेषता थी। अब देखते हैं लोह ऑक्साइड, लोहे के बारे में। गुड़, आंवला तथा हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ मिलता है? गुड़ में, आंवला में और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। कुछ और बातें देखिए। भूख लगने पर पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है कि हमको भूख लगी है। एक बात और इसमें कुछ और बातें ध्यान दीजिएगा। भूख हो गया, नींद हो गया, और आपका प्यास हो गया, और आपका क्रोध हो गया, और आपका जो घृणा हो गया, ये सब होता है हाइपोथैलेमस के कारण। हाइपोथैलेमस ही बताता है सबको और कंट्रोल करता है कि किसी को भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, क्रोध करना। ठीक है, आगे देखिए। जीभ में चार तरह की 900 ग्रंथियाँ होती हैं। कितनी? 900 ग्रंथियाँ जीभ के ऊपर होती हैं। देखिए, आगे देखिए। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च का माल्टोज शुगर में बदल जाता है। कहने का मतलब जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ को खाएंगे तो हमारे जीभ में से टाइलिन निकलती है, एंजाइम निकलती है, जो स्टार्च बन जाता है, और स्टार्च का रूप लेके माल्टोज में शुगर को बदल देता है। बदलने के बाद में जो हम कुछ भी खाएंगे ना, तो वो सब चीज़ हमको मीठा लगेगा, उसमें स्वाद आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
पकाने के तरीके। खाना को हम कैसे, भोजन को हम कैसे पकाते हैं? भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर। हमें 4 प्रकार से खाना को पका सकते हैं। भून कर, उबाल कर, तल कर और सेक कर। इसका यह जो होता है ना, ये क्रम को भी याद रहिएगा, क्योंकि क्रम को पूछता है कभी कभी। हमारे पेट में टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? जो मनुष्य के पेट में टेम्परेचर 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। और पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है और ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। जो भोजन में जो पचाने का काम करता है वो कैसा रस होता है? अम्लीय रस होता है। ये भोजन को पचाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें इसमें हैं। दोस्तों हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कुछ और इसमें सवाल है और जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, उसको भी देखिएगा। अचार रखने के लिए कांच के जार को, बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, नहीं तो अचार खराब हो जाता है। कहने का मतलब जो यह जार होता है ना, जार जिसमें अचार रखते हैं, इसको यदि हम सही से नहीं सुखाएंगे तो हमारा जो अचार होता है वो खराब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएंगे। उसको बचाने के लिए हमको इस जार को अच्छी तरह से सुखाना पड़ता है कि इसमें पानी का तनिक भी मात्रा न रह पाए। आगे देखते हैं, ये सब सारी विशेषताएं हमारी हो गई। आगे देखिए अचार की थी। अब देखते हैं ब्रेल लिपि की। ब्रेल लिपि की विशेषताएं क्या क्या है? देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। कितने बिंदुओं को? 6 बिंदु। ये पूछता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु? 6 बिंदु। मोटे एक नुकीली चीज जो होती है ना, उससे 6 बिंदुओं को उभारा जाता है मोटे कागज पर। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे उन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। किसे कैसे पढ़ते हैं? जो बिंदु उभर जाते हैं उसको उंगलियों के इशारे से सहारा करके पढ़ते हैं और यह ब्रेल लिपि कहलाती है। जब हम पढ़ते हैं जो 6 बिंदु से बना होता है उसी को कहते हैं ब्रेल लिपि। आगे देखते हैं, लुई ब्रेल फ्रांस के थे। वो अब कैसे कैसे बना, सारी कहानी देखिए। लुई ब्रेल कहाँ के रहने थे? फ्रांस के। यह फ्रांस के निवासी थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजार से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई। पढ़ाई में बहुत रुचि थी और तो यह अपने पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुई स्क्रिप्ट्स के नाम से जाना गया। किसके नाम से? लुई स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। लेकिन देखिए, यह स्क्रिप्ट्स 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और यह अब कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अच्छा, ये जो भाषा थी यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी अब लिखी जाती है। आगे बढ़ गए। ये सब सारी विशेषताएं थी किसकी? आपकी इनकी क्या कहते हैं, आपकी लुई की ब्रेल लिपि की। देखिए उन्हीं के नाम पे पड़ा है ब्रेल लिपि। देखिए अब आगे आपका नेशनल पार्क, इसकी विशेषता क्या क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और हाथी और चीता में इसमें पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। इसके अंदर हाथी और चीता पाए जाते हैं। देखिए इसमें कुछ और भी विशेषताएं होती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क असम में है। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है और यहाँ हाथी चीता भी पाए जाते हैं। हाथी, चीता और एक सींग का गेंडा तीनों मिलते का असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जूनागढ़ में है और यहाँ चीता और बब्बर शेर पाए जाते हैं। गिर कहाँ है? गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है और हाथी और चीता के लिए। आगे देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला पूछेगा तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस हाई, ये लेह में है, जम्मू कश्मीर में है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं सब। देखिए सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। सबसे छोटा पूछेगा तो ये साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो केबो लामजाओ, ये मणिपुर में है। यह तैरता हुआ आपका राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं, देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर बांध, ये कहाँ है? बड़ा बाघ पूछा है ना, बाघ। तो आपका राष्ट्रीय बाघ ये नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। कुछ और भी बातें हैं। कोंकणी गोवा की भाषा है। गोवा की भाषा क्या है? कोंकणी है। इसको ध्यान दीजिएगा कि कोंकणी की भाषा होती है वो गोवा की है। पैर की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह का प्लास्टर चढ़ता है। कितने सप्ताह का? 6। ये हमेशा पूछता है कि जब पैर की हड्डी टूटी थी तो कितने हफ्ते का प्लास्टर चढ़ता है? तो 6 हफ्ते का प्लास्टर चढ़ता है। सबसे ज़्यादा चावल उड़ीसा के कालाहांडी जिले में उगाया जाता है। कहाँ पे? कालाहांडी जिला होता है, उड़ीसा में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल पाया जाता है।
डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। आगे बढ़िए। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाते हुए गुड़गांव रास्ते में पड़ता है। यदि हम सोहना से दिल्ली जाएंगे तो बीच में पड़ेगा आपका गुड़गांव। आगे देखिए। गिजुभाई बघेला गिजुभाई बधेका गुजरात में है। गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियाँ और पत्र लिखते थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा गिजुभाई बघेला का हमेशा पूछता है नाम। यह इनकी किस्से कहानी बच्चों को बहुत पसंद थे और वो बहुत ही क्या करते थे, किस्से कहानी और पात्र सुनाते थे बच्चों को और लिखते भी थे। ठीक है, अब देखते हैं इन ट्रॉली। अब ट्रॉली की विशेषता क्या क्या है? यह लकड़ी से बना एक झूला होता है। यह लोहे की रस्सी पर टंगा होता है जो पुल की मदद से रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। कहने का मतलब यह एक रस्सी, यह एक ट्रॉली हो गई, यह रस्सी में बंधी हुई है। इसमें एक साथ में 4 से 5 लड़के बैठते हैं और इसी रस्सी पे सरकते हैं। ये आपकी ट्रॉली हो गई। देखिए ऊँट वाली गाड़ी, इसकी विशेषता क्या होती है? राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ऊँट वाली गाड़ी का प्रयोग करते थे। जुगाड़, जुगाड़ ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे से लकड़ी के फट्ठे से बना होता है। यह होती है जुगाड़ गाड़ी। मतलब जो अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है उसे जुगाड़ गाड़ी कहते हैं। देखिए बैलगाड़ी की विशेषता क्या होती है? यह मैदानी इलाकों के गाँव में प्रयोग किया जाता है बैलगाड़ी। अलबरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था और उसने अपनी किताब में भारत का वर्णन किया। अलबरूनी, पहली बात है कि अलबरूनी पूछता है कि अलबरूनी कहाँ से आया था, तो आपका आया था उज़्बेकिस्तान से आया था अलबरूनी। उन्होंने अपनी किताब में भारत का खूब सुंदर से वर्णन किया था और जिसमें उसने लिखा है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते थे। बड़े बड़े पत्थरों और लोहे की झीलों के किनारे चबूतरे बनाते थे। कहने का मतलब कि ये जो अलबरूनी था अपनी किताब में लिखा था कि जो भारत के लोग होते हैं वो अच्छे अच्छे तालाब बनाते हैं और तालाब के किनारे किनारे लोहे के जंजीर और तालाब के किनारे चबूतरा बनाते हैं, सीढ़ीदार सीढ़ी बनाते हैं, चबूतरा बनाते हैं। देखिए ये सब विशेषताएँ ये आपकी अलबरूनी की थी। कुछ बातें आई समुद्र के तट, इसकी विशेषता क्या होती है? भारत का पश्चिमी समुद्री तट अरब सागर के पश्चिम के रूप में जाना जाता है। फिर से सुनिए इसको। भारत का पश्चिमी जो समुद्री तट है ये अरब सागर के रूप में जाना जाता है। किसके? अरब सागर के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य स्थित है, जो पश्चिमी होता है इधर में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा राज्य स्थित हैं। ये आपका पूरब में हो और उधर पश्चिम में था। अब गैस देखते हैं, गैस क्या क्या है। गैस की विशेषता क्या होती है? द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। फिर से सुनिए इसको। जो गैस होता है, कोई भी चीज़ गैस से ये द्रव में जाती है, द्रव से गैस में जाती है या गैस से द्रव में जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय होती है जब उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। कहने का मतलब जब सतह और तापमान दोनों में, सतह के क्षेत्रफल में और तापमान के क्षेत्रफल में दोनों में क्या होगी? कमी होगी, तब इसकी जो वाष्पिक जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो धीमी होती है। अब देखिए जब सतह का क्षेत्रफल बड़ा होता है और तापमान का क्षेत्रफल कम होता है उस समय यह अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकृत होती रहती है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैस होती हैं। कहने का मतलब ये हमेशा पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है। तो ग्रीन हाउस जो गैस होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है और मीथेन होती है। ये सब और ये आपका ग्रीन हाउस गैस होती है। गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ जाती है, बढ़ रही है और भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। कहने का मतलब कि ये जितनी गैसें होती हैं ये जिम्मेदार गैसें हैं, इससे ये विश्व में गर्मी बढ़ा रही है। जो गर्मी होती है इन्हीं कारण बढ़ती है गर्मी और भारत में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे रोक लग गया है। आगे देखते हैं। हाँ रोक लग गया है। दोस्तों आज के लिए
इतना ही, ये हमारा मैराथन वीडियो था। और इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें से आपको 8 से 12 सवाल सी टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे